हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है क्लास 13। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 13। इसमें हम लोग दिसंबर 2015 के द्वितीय प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक ना, 25-25 क्वेश्चन करके हम लोग बारी बारी से हर मतलब कि 2015 के फिर 2016 के पेपर को सॉल्व करेंगे। वो भी व्याख्या के साथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम देने से पहले आप लोगों को PYQ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ज़रूरी होता है। ठीक ना, तो प्लीज़ आप इसको पूरा देखिएगा। और ये जो क्लास है पूरे व्याख्या के साथ हमने सॉल्व करवाया है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। देख, इसके पहले मैंने 25 क्वेश्चन करा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। मतलब क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जो पत्रिकाएं यहाँ पे दी गई उनका सही अनुक्रम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा, 26 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आजकल, शारिका, समकालीन भारतीय साहित्य और नया ज्ञानोदय। आजकल की अगर बात करें तो आजकल एक मासिक पत्रिका थी और यह दिल्ली से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? दिल्ली से 1945 में 1945 में प्रकाशित होती थी। शारिका की बात करें तो ये भी दिल्ली से प्रकाशित होती थी 1967 में। ठीक। समकालीन भारतीय साहित्य ये भी दिल्ली से प्रकाशित होती थी और ये नया ज्ञानोदय ये भी दिल्ली से ही संपादित होती थी। ठीक, नया ज्ञानोदय। तो प्रकाश मतलब कि क्वेश्चन नंबर डी 26 का सही है। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है कि प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखो, हानुश की अगर बात करें, हानुश की, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष होगा 1977 होगा। इसका प्रकाशन वर्ष क्या 1977 है। माधवी का प्रकाशन वर्ष क्या है 1985। मुआवजे का प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1993 है, 1993। और आलमगीर का प्रकाशन वर्ष क्या है 1999। तो ऑप्शन ए सही है। हानुस 1977, माधवी 1985, मुआवजे 1993 और आलमगीर 1999। ये चारों किसके नाटक हैं? भीष्म साहनी के नाटक हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है भीष्म साहनी के नाटकों को सही अनुक्रम। तो पहले हानुस आएगा 1977, उसके बाद आएगा कबीरा खड़ा बाजार 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। ये भीष्म साहनी के नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी है, बिना दीवारों के घर 1965 किसका है? मन्नू भंडारी का है। किसका? मन्नू भंडारी का। ठहरा हुआ पानी 1975 किसका? ये शांति महलोत्रा का है 1975। जो राम रची राखा किस? ये प्रकाशन वर्ष क्या है 1981 है। किसका है? मृणाल पांडे का है। और नेपथ्य राग सन 2004 किसका है? ये मीराकांत का है। तो बिना दीवारों के घर 1965, ठहरा हुआ पानी 1975, जो राम रची राखा 1981 और नेपथ्य राग सन 2004। ठीक, आगे लिखा भी है कि बिना दीवारों के घर 1965 किसका? मन्नू भंडारी का है। और ठहरा हुआ पानी 1975 शांति मेहरोत्रा का है। जो राम रची राखा 1981 मृणाल पांडे का है। और नेपथ्य राग सन 2004 किसका? मीराकांत का है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए, संपत्ति शास्त्र की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा
1907। संपत्ति शास्त्र का प्रकाशन वर्ष 1907। साहित्य लोचन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1922। और संस्कृति के 4 अध्याय इसका प्रकाशन वर्ष 1956 है। और मध्यकालीन बोध इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1970 है। 1970। तो संपत्ति शास्त्र 1907, साहित्य लोचन 1922, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 और मध्यकालीन बोध का ये 1970 है। तो ऑप्शन ए 29 का ए सही है। देखिए ए सही है ना। संपत्ति शास्त्र एक निबंध है, 1907 में प्रकाशन वर्ष इसका है। रचना किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी 1907। साहित्य लोचन ये आलोचना है 1922, किसका है? श्याम सुंदर दास का है। साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास 1922। संस्कृति के 4 अध्याय आलोचना है 1956 रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का 1956। मध्यकालीन बोध का स्वरूप यह आलोचना है 1970 में प्रकाशन वर्ष इसका है। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 30, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी है काव्यादर्श। इसका समय है 7वीं शताब्दी। ध्यानालोक की अगर बात करें तो इसका 9वीं शताब्दी। काव्य मीमांसा इसका भी है 9वीं शताब्दी इसका भी है। और साहित्य दर्पण की बात करें तो 14वीं शताब्दी। तो ऑप्शन बी सही है। काव्यदर्श किसका है? आचार्य दंडी का है। देखिए आगे लिखा है, उसको देख लेते हैं। काव्यदर्श 7वीं सदी आचार्य दंडी का है। किसका है? आचार्य दंडी। मतलब काव्य की जानकारी किसको होती है? जो आचार्य होते हैं, जो दंड देते हैं। मतलब कि इस तरह आप लोग, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने की, काव्य की जानकारी किसको होती है? जो आचार्य लोग होते हैं, जो दंड देते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल, ठीक ना, बस ये एग्जाम्पल के लिए है, याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ध्वनालोक, जब ध्वनि सुनते हैं आप लोग तो क्या मिलता है? आनंद मिलता है ना। तो ध्वनालोक के ग्रंथकार कौन है? आनंदवर्धन है। 9वीं सदी के काव्य मीमांसा तो 9वीं शताब्दी ये राजशेखर हैं। और साहित्य दर्पण कविराज विश्वनाथ। मतलब साहित्य दर्पण किसका है? कविराज विश्वनाथ का है। और काव्य मीमांसा राजशेखर का है। ध्यानालोक आनंदवर्धन का है। और काव्यादर्श आचार्य दंडी का है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूचीबद्ध में मतलब रचना दी गई है, यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए हैं। तो रचना में कौन कौन सी है? साहित्य दर्पण की हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तर भारत की संत परंपरा और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये रचनाएं हैं। और रचनाकार में कौन है? परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा और लक्ष्मी वासने। ठीक, क्या करना है? मिलान करना है। देखो हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हिंदी साहित्य की भूमिका। और हिंदी साहित्य के इतिहास किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है 1929 में। और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1940 है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, मतलब कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और वहीं हिंदी साहित्य की जो आलोचनात्मक इतिहास वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बी का 4, ए का 2 और बी का 4। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। और उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये परशुराम चतुर्वेदी का है।
और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। कौन लिखा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास? तो ये बच्चन सिंह लिखे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास तो एक इनका है, रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह का है। किसका है? बच्चन सिंह का है। तो ए का 2 और बी का 4, ऑप्शन बी सही है। देखिए हिंदी साहित्यिक भूमिका कौन लिखा है? साहित्यिक भूमिका किसने लिखा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1940 में। देखिए याद करें कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास, मतलब कि साहित्य की आलोचना कौन करता है? वो राम वर्मा करते हैं 1938 में। उसके बाद आते हैं हिंदी भारत की संत परंपरा। ये संतों की परंपरा मतलब कि ये किसने लिखा है? हिंदी उत्तर भारत की संत परंपरा, उत्तर भारत की संत परंपरा 1951, परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है 1996 में। और आधुनिक हिंदी साहित्य किसका है? ये लक्ष्मी सागर वार्षणेय का है 1941 में। क्वेश्चन नंबर 32, संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या करना है? संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक, ये संप्रदाय हैं और ये प्रवर्तक उनके हैं। संप्रदाय में कौन कौन है? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और राधा वल्लभी संप्रदाय। प्रवर्तक में कौन है? रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य हैं, विष्णु स्वामी है, निम्बारकाचार्य हैं और श्रीध जी हैं। तो मिलान करना है। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, एक का एक। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं, सनकादि संप्रदाय के निम्बारकाचार्य हैं, इसके विष्णु स्वामी हैं, इसके निम्बारकाचार्य हैं, और राधा वल्लभी संप्रदाय के श्री जी हैं। ठीक ना? तो 32 का ऑप्शन भी सही है। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं, इसके सिद्धांत क्या? विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत इनका है। रामानुजाचार्य के। रुद्र संप्रदाय के हैं वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी, शुद्ध द्वैतवाद संप्रदाय। सनकादि स्वामी संप्रदाय निम्बारकाचार्य है द्वैतवाद। और राधा वल्लभी संप्रदाय ये श्री हरिवंश इसके प्रवर्तक हैं। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य प्रवर्तक हैं द्वैतवाद। और स्मार्ट संप्रदाय शंकराचार्य हैं अद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए, यहाँ पे रचना के नाम दिए गए हैं। क्या करना है? मिलान करना है। रचनाकार में कौन कौन है? चिंतामणि है, मतिराम है, भूषण है और अश्लीन है। और रचना में क्या है? अंग दर्पण, शिवा वावने, रस रहस्य और रसराज, काव्य प्रकाश है। तो क्या करना है? मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या करना है? मिलान करना है। ठीक, तो देखिए चिंतामणि की रचना कौन से? तो है काव्य प्रकाश, ए का 5। मतिराम का क्या? मतिराम का है रसराज। भूषण का क्या है? भूषण का है शिवा वावनी। और रसलीन का क्या है? अंग दर्पण। तो ए का 5, बी का 4 किस में? तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी 33 का सही है। देखो अंग दर्पण 1737 ईस्वी, रसलीन रचनाकार कौन है? रसलीन है। शिवा वावनी के रचनाकार भूषण है। रस रहस्य प्रकाशन वर्ष 1670, रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। रस रहस्य 1670 कुलपति मिश्र, रस रहस्य के कुलपति मिश्र हैं। और रसराज की कौन है? मतिराम है। काव्य प्रकाश चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचनाकार, यहाँ पे रचना के नाम। कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल चरित और हमीर राशो। यहाँ पे रचनाकार कौन कौन है? हेमचंद्र हैं, ज्ञानाचार्य मेरुतुंग है, सोमप्रभु सूरी हैं, जगनिक है और शारंगधर है। क्या करना है? मिलान करना है।
कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध, इनकी रचना कौन सी है? तो सोमप्रभु सूरी है। क्या है? सोमप्रभु सूरी है। प्रबंध चिंतामणि इनका है जैनाचार्य मेरुतुंग। कुमारपाल चरित हेमचंद है और हमीर रासो के कौन है? शारंगधर है। तो कुमारपाल प्रतिबोध के कौन है? सोमप्रभु सूर्य हैं। प्रबंध चिंतामणि की जगनिक है। नहीं, प्रबंध चिंतामणि कौन है? जैनाचार्य मेरुतुंग है। कुमारपाल चरित के हेमचंद हैं और हमीर रासो के शारंगधर हैं। तो ऑप्शन ए सही है 34 का। कुमारपाल प्रतिबोध 12वें सती सोमप्रभु सूरी, प्रबंध चिंतामणि 14वें सती मेरुतुंग, कुमारपाल चरित हेमचंद का है और हमीर रासो 1357 सारंगधर का, परमाल रासो ये जगनिक का है। ठीक ना। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी का, कुमारपाल चरित हेमचंद्र का है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है कि निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे संपादक है, यहाँ पे पत्रिका के नाम दिए। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रेमचंद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और आज्ञे हैं। देखिए, पत्रिका में सरस्वती पत्रिका है, संगम है, प्रतीक है, कवि वचन सुधा और हंस पत्रिका है। देखिए, सबसे पहले क्या, आप लोग को भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रेमचंद, अगर दो मतलब कि दो में से किसी का भी पत्रिका का नाम आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। जैसे प्रेमचंद का है हंस पत्रिका। प्रेमचंद का क्या है? हंस पत्रिका है। बी का 5 सी में और डी में आपको आसानी हो गई इस तरह। भारतेंदु हरिश्चंद का क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद का क्या है? ये कवि वचन सुधा है। इनका है कवि वचन सुधा। तो ए का 4 और बी का 5 किस में है? तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है सरस्वती पत्रिका और आज्ञे का कौन सा है? वो है प्रतीक पत्रिका। ठीक, देखो, सरस्वती पत्रिका 1903, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। ये 1903 में इलाहाबाद से संपादित होते थे। प्रतीक का है 1947, इलाहाबाद से ये भी, और इसके संपादक हैं आज्ञे कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, काशी से भारतेंदु हरिश्चंद, और हंस पत्रिका 1930 बनारस से प्रेमचंद इसके संपादक हैं। सरस्वती के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रतीक के आज्ञे कवि वचन सुधा के भारतेंदु हरिश्चंद और हंस पत्रिका के ये प्रेमचंद है। देखिए, सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी। जो सरस्वती पत्रिका थी पहले काशी से ही प्रकाशित होती थी, फिर पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। पहले कौन थे? श्याम सुंदर दास थे इसके संपादक, और 1903 में कौन बना? महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। दो में लिखा कि हंस का प्रकाशन सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में बनारस से प्रेमचंद के संपादन में शुरू हुआ था। फिर हंस का पुनर्प्रकाशन सन 1986 में 86 ईस्वी दिल्ली से राजेंद्र यादव के संपादन में प्रारंभ हुआ। 1920 प्रेमचंद मतलब 1920 में प्रेमचंद ने इसके शुरू किया था हंस पत्रिका को, और हर हंस पत्रिका को पुनर्प्रकाशन किसने किया? राजेंद्र यादव ने। कब? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। लिखा है कि निम्नलिखित ग्रंथों उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। रचनाकार यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। ग्रंथ में कौन कौन है? काव्य और कला तथा अन्य निबंध, शेष स्मृतियाँ, मेरी जीवन यात्रा और फिर श्रृंखला की कड़ियाँ। रचनाकार में कौन कौन? रघुवीर सिंह है, धीरेन्द्र वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, राहुल शंकरत्यायन है, महादेवी वर्मा है। क्या करना है? 36 का मिलान करना है। 36 का मिलान करना है। तो देखिए, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, इसकी अगर बात करें तो किसका यह है? जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। शेष स्मृतियाँ,
शेष स्मृतियाँ, ये किसका, ये है रघुवीर सिंह का है। किसका है, रघुवीर सिंह का है, ठीक ना। और मेरी जीवन यात्रा ये राहुल संकृत्यायन का। ये हमको लगता है कि 7-8 वाले जो बच्चे पढ़ते होंगे उसमें ये मतलब कि चैप्टर लगा हुआ था। मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन का है। और श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ी ये किसका है, महादेवी वर्मा का ग्रंथ है। तो ए का 3 और बी का 1 किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी 36 का सही है। देखो, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में महादेवी वर्मा का ये निबंध है। क्या निबंध है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। ये 1939 ईस्वी किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, ये भी निबंध है। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी किसका है, राहुल संकृत्यायन का है, ये आत्मकथा है। शेष स्मृतियाँ 1939 ईस्वी रघुवीर सिंह का है, ये एक निबंध संग्रह है। और ब्रजभाषा व्याकरण ये किसका, ये धीरेन्द्र वर्मा का है, व्याकरण है ये, ठीक। देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये। 37 में लिखा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे काव्य की पंक्ति दी गई, यहाँ पे कवियों के नाम दिए गए हैं। ए में लिखा है कि नया बीच नदियाँ डूबती जाए, नया बीच नदियाँ डूबती जाए, ये किसका है, ये किसका है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, गुरु सुराजेही पंथ दिखावा, तबलक ही जीवो भली देवो होए न धीम, ठीक ना। देखो, नैया बीच नदियाँ डूबत जाए, ये है कबीर का है। ये किसका है, कबीर का है। नैया बीच नदियाँ डूबत जाए, किसका, ये कबीर का है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये मलुकदास का है, ये मलुकदास का है। ए का बी और ए का 2 और बी का क्या है, बी का 5। ए का 2 और बी का 5 किस में है, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। गुरु सुराजेही पंथ दिखावा, ये जायसी की है, जायसी वहाँ पे लिखा है, ठीक ना। तबलग ही जीवो भली देवो होए न धीम, ये किसका, ये रहीम का है, ये रहीम का है। तो 37 का ऑप्शन बी सही है। देखो 37 का बी 2 5 4 1, 2 5 4 1। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पात्रों के नाम, यहाँ पे नाटक के नाम। पात्र में कौन कौन है, पर्णदत्त है, हेरूप है, उकाक है और गालब है। और क्या, गालब है। नाटक कौन कौन सा, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, स्कंदगुप्त है, माधवी है, कलंकी है, नरसिंह कथा है। तो क्या करें, मिलान करना है। पर्णदत्त ये स्कंदगुप्त का पात्र है। हेरूप ये कलंकी के पात्र है, कलंकी नाटक का। उकाक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और गालब है माधवी नाटक के पात्र है, गालब। तो पर्णदत्त स्कंदगुप्त का है, हेरूप ये कलकी का है, कलंकी का, हेरूप कलंकी का है, उकाक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और गालब जो है माधवी नाटक का पात्र है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। 38 का ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे लिखा भी है, उत्तर क्या है, डी है। पर्णदत्त की बात करते हैं, स्कंदगुप्त नाटक का है। स्कंदगुप्त नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। प्रकाशन वर्ष 1928 है। हेरूप जो है ये पात्र नाटक कलंकी का है। इसके नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल हैं, 1969 ईस्वी। गालब जो है माधवी नाटक के पात्र है। माधवी किसका है, विष्णु साहनी का है, 1985। और महासुंदरी जो है नरसिंह कथा नाटक का है, पात्र है। इसके नाटककार कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल है, 1975 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। उकाक की अगर बात करें तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इसके नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा।
और इसका प्रकाशन वर्ष है 1975। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है कि निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एकांकी है, यहाँ पे एकांकीकार है। एकांकी में कौन कौन जोंक है? शिवाजी की सच्चा स्वरूप, प्रतिभा का विवाह, पृथ्वीराज की आंखें। एकांकीकार में कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद हैं, राम कुमार वर्मा हैं, उपेंद्र नाथ अशक हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं और सेठ गोविंद दास हैं। क्या करना है? एकांकी को एकांकीकार से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक, तो देखो जोंक, जोंक किसका? ये उपेंद्र नाथ अशक का है। उपेंद्र नाथ अशक का है जोंक। ठीक, शिवाजी का सच्चा स्वरूप ये हरिकृष्ण प्रेमी का है। हरिकृष्ण प्रेमी का है। प्रतिभा का विवाह ये भुवनेश्वर प्रसाद का है और पृथ्वीराज की आंखें ये है राम कुमार वर्मा का है। तो जोंक उपेंद्र नाथ अशक, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर प्रसाद और पृथ्वीराज की आंख ये राम कुमार वर्मा। तो ऑप्शन ए सही है। देखिए जोंक उपेंद्र नाथ अशक, शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास, प्रतिमा का विवाह भुवनेश्वर और पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचना दी गई, यहाँ पे रचनाकार दिए गए हैं। रचना में काव्य में अभिव्यंजनवाद, रस पीयूष निधि, रस कलश है, हिंदी नवरत्न है। रचनाकार में मिश्र बंधु हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, सोमनाथ हैं, लक्ष्मी नारायण, सुधांशु हैं और देव हैं। क्या करना है? मिलान करना है। तो देखो काव्य में अभिव्यंजनवाद ये किसका है? काव्य में अभिव्यंजनावाद ये किसका है? ये है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। एक का 4 है, एक का 4। रस पीयूष निधि ये किसका है? रस पीयूष निधि है सोमनाथ का है। रस कलश ये किसका है? रस कलश ये किसका है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। और उसके बाद हिंदी नवरत्न ये मिश्र बंधु का है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन सी सही है 40 का। काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। रस पीयूष निधि 1739 सोमनाथ का है। और रस कलश 1931 ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। हिंदी नवरत्न 1910 मिश्र बंधु का है। और भाव विलास ये देव का है। ठीक, आगे चलते हैं। लिखा है निर्देश में कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों जो प्रश्न संख्या 41 से 45 को दिया गया है उस विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसको पढ़ेंगे, उसके बाद मतलब कि क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाख कहाँ करे, लाख कहाँ करे। कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा, पर हृदय नहीं मानता। बार बार अतीत की ओर जाता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय के लिए अतीत की एक मुक्ति लोक है जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपनी शुद्ध रूप में विचरता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है। अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है। आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भाग्य पर्दा रहता है। बीती बिसारने वाले आगे की शुद्ध रखने का दावा क्या करें। परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को संभालने और आगे की शुद्ध रखने के डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते जाते हैं, संग शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझनें उतनी ही बढ़ती जाती है। बीता बिसारना का अभिप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन।
सहृदयता भावुकता का भंग केवल अर्थ की निष्ठ क्रीड़ा है। यह है अवतरण। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा है कि 41 में कि अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि ए में लिखा है कि मनुष्य अतीत जीवी होता है। बी में कि मनुष्य वर्तमान से भागना चाहता है। सी में कि वहाँ मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। और डी में कि मनुष्य अर्थपरायण नहीं होता है। तो 41 का आंसर क्या होगा? तो देखो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वहाँ मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। लिखा भी है यहाँ पे कि अतीत की स्मृतियों में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि हृदय के लिए अतीत एक मुक्त लोक है। अतीत एक मुक्ति लोक है जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है, इसका भाव है। ए, वर्तमान में बहुत सी समस्याएं रहती हैं। बी, हम वर्तमान की समस्याओं में उलझे रहते हैं। सी, हमारी सारी समस्याएं वर्तमान से संबंध रहती है। और डी, हमें वर्तमान से प्रेम होता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है, इसका भाव क्या है? ऑप्शन बी से कि हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। ऑप्शन बी से 42 का। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य वर्तमान की समस्या में ही उलझे रहते हैं, जिससे मनुष्य की भूत एवं भविष्य का ध्यान नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 43, अशांति किसका परिणाम है? ए, वर्तमान से लगाव का। यहाँ पे बी लिखा है कि वर्तमान की अपेक्षा का। सी में है कि भविष्य की चिंता का। और डी में है कि अतीत की विस्मृति का। 43 का आंसर क्या होगा? देखो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतीत की विस्मृति का। अशांति किसका परिणाम है? अतीत की विस्मृति का परिणाम है। डी, उत्तर डी है, मानव द्वारा वर्तमान को संभालने तथा भविष्य की चिंता में अधिक व्यस्त होना तथा अतीत की विस्मृति होना ही अशांति का परिणाम है। अतीत की विस्मृति होने का अभिप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन। क्वेश्चन नंबर 44, केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर है, क्योंकि ए, वह उलझनों को बढ़ाती है। बी, वह अतीत की उपेक्षा करती है। सी, वह वर्तमान की अधिक चिंता करती है। और डी, वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती। 44 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती। मनुष्य में अर्थ की निष्ठुर क्रीड़ा होने से उस सहृदयता भावुकता का विनाश होता है। अर्थ की निष्ठुर क्रीड़ा मानव को सहृदय नहीं रहने देती। क्वेश्चन नंबर 45, लिखा है कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है? ए, अतीत की स्मृति। बी, अतीत का गुप्त। बी में क्या है? अतीत का सुख है। यहाँ पे सुख होगा, अतीत का सुख। सी में क्या? अतीत का दुख। और डी में क्या? अतीत का मोह। अतीत का मोह, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अतीत की स्मृति, अतीत का सुख, अतीत का दुख और अतीत का मोह। जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है? तो वह अतीत की स्मृति। ऑप्शन ए सही है। अतीत की स्मृति मानव जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण है, जो सदैव मनुष्य के पीछे रहता है, क्योंकि अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे फिर निर्देश में लिखा है कि प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के प्रश्नों के दो कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क आर है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना, क्वेश्चन नंबर 46, स्थापना में लिखा है कि दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। तर्क आर में लिखा है कि इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन की आज़ादी को महत्व मिला। कोड,
ए में लिखा कि ए सही और आर सही, बी में है कि ए गलत और आर गलत, सी में है कि ए गलत और आर सही, और डी में कि ए सही और आर गलत। तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर क्या होगा? देखिए, दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। गलत बात है, ये तो गलत बात है। इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र और चयन की आज़ादी को महत्व मिला। ये बात सही है। तो ए गलत और बी सही, किसमें? ऑप्शन सी में ए गलत और आर सही है, तो ऑप्शन सी सही है 46 का। यहाँ पे लिखा है कि मानव द्वारा दो विरोधी मूल्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आधुनिकता की पहचान है, जिसमें व्यक्ति के विचारों की आज़ादी, सामाजिक स्वतंत्रता होती है। आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वतंत्र और चयन की आज़ादी को महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 47, स्थापना ए में लिखा है कि विवाहवादी के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती। तर्क आर में लिखा है क्योंकि रस स्वयं में विवाह निरपेक्ष होता है। 47 का आंसर क्या होगा? ए में लिखा है कि ए गलत आर गलत, बी में कि ए सही आर सही, सी में कि ए सही और आर गलत, डी में कि ए गलत आर सही। तो 47 का आंसर क्या होगा? देखो, विवाहवादी के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती। गलत बात है, ये आती है, क्योंकि रस स्वयं में विवाह निरपेक्ष होता है। ये भी गलत बात है। तो ए गलत और आर गलत, ऑप्शन ए सही है 47 का। देखो, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के अनुसार विवाह अनुभाव और संचारी भाव से संपन्न स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। सामाजिक भाव के हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, स्थापना में लिखा है कि प्रतिभा के विस्फोट के लिए रसावेश की आवश्यकता है, किंतु सारे रसिक कवि नहीं बनते। तर्क आर में लिखा है कि राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कारित्री प्रतिभा कहा है, जो कुछ ही लोगों में होता है। ए में लिखा है कि ए सही आर सही, बी में कि ए सही और आर गलत, सी में कि ए गलत आर गलत, और डी में कि ए गलत आर सही। तो 48 का आंसर क्या होगा? देखिए, ए में लिखा है प्रतिभा के विस्फोट के लिए रसावेशी की आवश्यकता है, रसावेश की आवश्यकता है, किंतु सारे रसिक कवि नहीं बनते। ये बात सही है। तर्क आर में लिखा है कि राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कारित्री प्रतिभा कहा है, जो कुछ ही लोगों में होता है। ये बात सही है। तो दोनों मतलब सही है, तो ए सही आर सही, ऑप्शन ए सही है 48 का। काव्य हेतु में प्रतिभा का स्थान सर्वोपरि है। प्रतिभा नित्य नवीन उद्भावना करने वाली मानसिक शक्ति है। नए नए भावों के उनमें से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा जाता है। आचार्य शेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं। पहला है कारित्री प्रतिभा और दूसरा है भावित्री प्रतिभा। कवि के उपकार करने वाला प्रतिभा को कारित्री प्रतिभा कहते हैं तथा सहृदय के उपकार करने वाले प्रतिभा को भावित्री प्रतिभा कहते हैं। आचार्य राजशेखर ने कितनी प्रतिभा मानी है? दो प्रतिभा। पहला है एक कारित्री प्रतिभा, दूसरा भावित्री प्रतिभा। क्वेश्चन नंबर 49, स्थापना में लिखा है कि गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है, पर इन्हें गौण रूप में शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से ही होता है। ये कोड है बस। तो कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? देखिए, गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है, पर इन्हें गौण रूप में शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। ये बात सही है, क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से ही होता है। गलत बात है ये बात गलत है। तो ए सही आर गलत किस में है? तो ऑप्शन सी में है कि ए सही और आर गलत। तो 49 का ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे लिखा है गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है, पर इन्हें गौण रूप में शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है, क्योंकि काव्य में ओज प्रसाद आदि गुण होने पर ही उपमादि अलंकार उसकी शोभा में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार माधुर्य प्रसाद आदि गुण काव्य के
नित्य धर्म है, क्योंकि उनके बिना काव्य में सौंदर्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वामन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी 20 है। वामन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी 20 है। इसमें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण है। 10 शब्द क्या है, गुण है, और 10 अर्थ गुण है। गुणों का निर्धारण केवल शब्दार्थ से ही नहीं होता, बल्कि गुण शब्द और अर्थ के नित्य धर्म है। आज का क्वेश्चन नंबर 50 लिखा है कि कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। अभी में आर में लिखा है कि क्योंकि इसमें रूपक अलंकार की बहुलता है। कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही? देखिए, कमायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है, ये बात सही है, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार की बहुलता। गलत बात है ये। ऑप्शन ए सही, बी गलत। ए सही, बी गलत। ए सही, आर गलत, किसमें? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही है 50 का। कमायनी 1935 ईस्वी में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है। कमायनी का एक महाकाव्य है। रूपक काव्य यह वह काव्य होता है जिसमें पात्र मानवीकृत तो नहीं होते, परंतु प्रतीकात्मक अवश्य होते हैं, अर्थात प्रवृत्ति, भावना अथवा सूक्ष्म तत्व आदि नाम ही पात्र का नाम होता है। परंतु प्रतीकात्मक पात्र में पात्र का नाम चाहे जो भी हो, वह पात्र अपने गुणों अथवा कार्यों द्वारा किसी प्रतीयमान तत्व या प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे रूपकात्मक काव्य में पात्र ही नहीं, अधिकांश घटनाएं तथा वर्ण्य वस्तुएं भी प्रतीकात्मक अथवा सांकेतिक होती हैं। ठीक, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं आप लोगों को ऐसे और क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।